नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के भूगोल से रिलेटेड भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत की जलवायु, भारत के वन और भारत की प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ लूसेस्ट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? तो इसका सही आंसर है दामोदर। दामोदर घाटी परियोजना पूर्वी भारत में नदी घाटी विकास के विषय पर पहली परियोजना है। इसे झारखंड के हजारीबाग जिले में कोनार नदी पर प्रभावी ढंग से बनाया गया था। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदियों में से एक है, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है। दामोदर घाटी निगम को डीवीसी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसकी स्थापना जुलाई 1948 में हुई थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना से प्रभावी रूप से जुड़े कई उद्देश्य थे, जैसे घरेलू उपयोग, औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और साथ ही बिजली का संचरण। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर है भाखड़ा नांगल परियोजना। दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की स्वतंत्रता के बाद स्थापित नदी घाटियों के लिए सबसे पुरानी विकास परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना का संचालन 1944 में पंजाब के राजस्व मंत्री और बिलासपुर के राजा सर छोटू राम द्वारा किया गया था। इस परियोजना को 8 जनवरी 1945 को भारत सरकार की सहमति मिली। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बना है और बिलासपुर के पास भाखड़ा गांव है और बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है। भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई लगभग 207.26 मीटर है, जो टिहरी बांध के बाद एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न है, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्न में से किस राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो सही आंसर है केरला एवं तमिलनाडु। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। दोस्तों, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। हम लोग पराम्बिकुलम अलियार परियोजना के बारे में जानते हैं कुछ। यह केरल और तमिलनाडु के बीच पराम्बिकुलम अलियार, निरार और सेलियार और थुनाकाड़ावू नदियों के जल संसाधनों का दोहन करने के लिए संयुक्त उद्यम है। यह परियोजना कई नदी घाटियों से जल संसाधनों का दोहन करके पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाकों और घने जंगलों में फैली है। इस परियोजना में सिंचाई, बिजली उत्पादन, पेयजल आपूर्ति के लिए प्रत्येक नदी पर कई बांधों और जलाशयों का निर्माण शामिल है। मचकुंड परियोजना के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। इस परियोजना में पर वर्तमान में आंध्र प्रदेश सरकार का 50% और उड़ीसा सरकार का 50% का हिस्सा है। परियोजना का शुद्ध शीर्ष 255.2 मीटर है। परियोजना ने 575 गीगावाट आवर बिजली का उत्पादन किया है। परियोजना का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और बाद में 1955 में वाणिज्यिक संचालन में आया। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना में से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? इसका सही आंसर पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है तो मचकुंड परियोजना है। इसके बारे में अभी आपने देखा है। दोस्तों, मयूराक्षी परियोजना के बारे में कुछ जानते हैं। मयूराक्षी जलाशय परियोजना का कार्य 1951 में प्रारंभ किया गया था। यह परियोजना सभी दृष्टियों से वर्ष 1985 में पूरी हो चुकी है। इस परियोजना के पूरा होने से बीरभूम, मुर्शिदाबाद और वर्धमान जिलों में 2,50,860 हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता सृजित होगी। इस जलाशय से झारखंड राज्य को भी लगभग 6,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है। इस परियोजना को भारत में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली सिंचाई परियोजनाओं में से एक माना जाता है। इस परियोजना की योजना मूल रूप से खरीफ और बोरो मौसम में पानी देने के लिए बनाई गई थी। वर्तमान में अनुकूल वर्षा के साथ हम 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोरो फसलों की सिंचाई कर रहे हैं। बकरेश्वर थर्मल पावर परियोजना की औद्योगिक आवश्यकता भी अब इस परियोजना से पूरी की जाती है, यद्यपि बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना स्थित है कहाँ? तो गुजरात के तापी नदी पर। उकाई नदी परियोजना के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। तापी नदी पर बना उकाई बांध सरदार सरोवर के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। इसे वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। 1972 में निर्मित यह बांध सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाई गई थी। लगभग 62,225 वर्ग किलोमीटर के जल संग्रह क्षेत्र और लगभग 52,000 हेक्टेयर के जल विस्तार के साथ इसकी क्षमता लगभग भाखड़ा नांगल बांध के बराबर है। यह स्थल सूरत से 94 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया था? दामोदर घाटी परियोजना। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? नर्मदा पे। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। सुमेलित करना है दोस्तों। तो परियोजनाएं दी हैं सूची 1 में, सूची 2 में राज्य के नाम दिए गए। तो कोसी परियोजना दोस्तों बिहार में है, नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में है, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में है और हीराकुंड परियोजना ओडिशा में है। तो सी ऑप्शन सही है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। बांध सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। भारत तथा एशिया के एकमात्र अधोभौमिक जल विद्युत संजय जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से।
सलार परियोजना के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। यह जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है। 1978 में पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय समझौते पर पहुंचने के बाद यह सिंधु जल संधि व्यवस्था के तहत जम्मू और कश्मीर में भारत द्वारा निर्मित पहली जल विद्युत परियोजना थी। बाणसागर परियोजना के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। बाणसागर या बाणसागर बांध भारत के मध्य प्रदेश में गंगा बेसिन में स्थित सोन नदी पर एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसमें सिंचाई और 520 मेगावाट पनबिजली उत्पादन दोनों शामिल हैं। सोन नदी पर बाणसागर बांध का निर्माण शहडोल जिले के देवलौंद गांव के पास किया गया था। यह सतना, कटनी और रीवा जिलों से घिरा है। लाभार्थी राज्य बिहार, यूपी और एमपी है। डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो शिव सुंदरम केरल। दोस्तों शिव सुंदरम जो है वो कर्नाटका में है। आइए हम लोग जानते हैं नागार्जुन सागर परियोजना के बारे में, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। यह तेलंगाना के नालगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के बीच बना है। यह कृष्णा नदी पर बना है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई चिनाई यानी मेसनरी वाला बांध है। यह बांध 150 मीटर ऊंचा और 1.6 किलोमीटर लंबा है। इसका नाम नागार्जुन कोंडा नामक एक पहाड़ी और द्वीप से लिया गया है, जहाँ एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु रहते थे। यह सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए स्वतंत्रता के बाद भारत में बनाई गई सबसे शुरुआती परियोजनाओं में से एक है। बांध का निर्माण 1956 में शुरू हुआ और 1967 तक पूरा हो गया। अगला पॉइंट है शिव सुंदरम परियोजना। शिव सुंदरम विद्युत गृह 1902 में 3600 किलोवाट की स्थापित क्षमता के साथ चालू किया गया था और 1938 में अंतिम चरण के पूरा होने पर यह 42,000 किलोवाट तक बढ़ गया। यह विद्युत गृह एक रन ऑफ नदी प्रकार की विद्युत विकास परियोजना है, जो कावेरी के जल का उपयोग करते हुए कर्नाटक राज्य के मंड्या जिले के मालवल्ली तालुका में स्थित है। गांधी सागर शक्ति परियोजना। गांधी सागर बांध भारत की चंबल नदी पर बने 4 प्रमुख बांधों में से एक है। यह बांध मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। यह एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है, जो 62.17 मीटर यानी 204.0 फीट ऊंचा बांध है। बांध की आधारशिला 7 मार्च 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी और 1960 में पूरा हुआ था। अतिरिक्त बांध संरचनाएं नीचे की ओर पूरी की गई है 1970 के दशक में। बांध के निचले हिस्से में 115 मेगावाट पनबिजली स्टेशन है, जिसमें 23 मेगावाट उत्पादन इकाइयाँ हैं, जिसमें प्रत्येक लगभग 564 गीगावाट की कुल ऊर्जा उत्पादन प्रदान करती है। बिजली उत्पादन के बाद छोड़े गए पानी का उपयोग कोटा बैराज द्वारा 4,27,000 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए किया जाता है, जो राजस्थान राज्य में कोटा शहर के पास बांध के 104 किलोमीटर के नीचे की ओर स्थित है। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित? मणिपुर। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? झेलम। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो पराम्बिकुलम और अलियार। जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी पे। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर? जोग प्रपात पे। बगलिहा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? चिनाब पे। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग से परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? चूखा परियोजना। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब, ये सुमेलित नहीं है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? महानदी के। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्र। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाट प्रभा। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस पे? बेतवा नदी पे। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो भागीरथी पे। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों में से एक से संबंधित है? तो नर्मदा। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? चिनाब। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? तो चंबल घाटी परियोजना। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन में आप चूज़ कर सकते हैं, जो मयूराक्षी है वो पश्चिम बंगाल है, यानी बी का 3 हो जाएगा। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, यानी सी का 2 हो जाएगा। हीराकुंड उड़ीसा में है और मेट्टूर बांध परियोजना है वो तमिलनाडु में है।
तो इस हिसाब से ए ऑप्शन सही है। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों में से एक पर स्थित है? तो चिनाब। अब हम लोग भारत की जलवायु के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो अल मसूदी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करता है। अब हम लोग मानसून के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। माना जाता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। मानसून मूल रूप से मौसमी हवा है जो मौसम में बदलाव के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है, इसलिए वे आवधिक हवाएं हैं। मानसून गर्मियों में समुद्र से जमीन की ओर और सर्दियों में जमीन से समुद्र की ओर यात्रा करते हैं, इसलिए मौसमी हवाओं की एक दोहरी प्रणाली है। ऐतिहासिक रूप से मानसून बहुत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि इन हवाओं का इस्तेमाल व्यापारियों और नाविकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता है। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और कुछ अन्य राज्यों पर मानसून है, लेकिन हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक स्पष्ट हैं। भारत में गर्मियों में दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं और सर्दियों के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं चलती है। पूर्वी तिब्बती पठार पर एक तीव्र निम्न दबाव प्रणाली के गठन के कारण उत्पन्न होती है। बाद वाले साइबेरिया और तिब्बती पठारों पर बनने वाले उच्च दाब कोशिकाओं के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जब दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है वो उसका जो ऑनसेट होता है वो उसमें आप लाइन में सबसे नीचे देख सकते हैं कि केरल के कोस्ट में सबसे पहले 1 जून को वो दस्तक देती है। उसके बाद फिर वो विस्तृत होती जाती है भारत के अन्य राज्यों में और अन्य प्रदेशों में। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई में जो ये राजस्थान के इलाके जो सबसे ऊपरी वाला लाइन है सबसे बाईं ओर, वहाँ पर वो जो अरावली पर्वत होती है उसके समानांतर चलती है, इसलिए वहाँ पर वो बारिश नहीं करवा पाती है। बाकी सारे राज्यों में यह मुख्यतः फैलती जाती है और 15 जून तक लगभग संपूर्ण भारत में फैल जाती है। इसकी 2 ब्रांचेज होती है दोस्तों। जो ये हवाएं हैं जो दक्षिण पश्चिम से आती है वो श्रीलंका के उत्तरी भाग में और तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में 2 भाग में विभक्त हो जाती है। जो एक केरला कोस्ट में चली जाती है और दूसरा जो भाग है वो भाग अराकन यूमा पहाड़ियों से होते हुए, जिसे बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं, बंगाली खाड़ी वाला की शाखा बोलते हैं, वहाँ से आप म्यांमार कोस्ट से आप देख सकते हैं कि वो विभाजित होकर वहाँ पर बारिश करवाती है। तो इसकी 2 शाखाएँ हो जाती है। तो इस तरह से नॉर्मल ऑनसेट होता है साउथ वेस्ट मानसून का, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। इस फिगर में आप देख सकते हैं रिट्रीटिंग मानसून के बारे में, यानी कि जो दिसंबर नवंबर के महीने में जो मानसून जब वापस लौटती है तो वो जो कोरोमंडल तट है वहाँ से वाष्प लेकर उसके तटीय इलाकों जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समवर्ती इलाकों में बारिश करवाती है। तो उसे आप रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं दोस्तों। इसका आप टाइमलाइन देख सकते हैं। सबसे साउथ में 1 दिसंबर, 15 नवंबर और 15 अक्टूबर इसका समयकाल होता है जब यहाँ पर बारिश होती है। तो पूरे भारत में जो मानसून है वो 15 दिसंबर तक में देश से बाहर चला जाता है। अगला प्रश्न है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो तमिलनाडु। निम्नलिखित में शरतकालीन वर्षा अधिकांश किन कारणों से होती है? वह है उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो केरल में। जैसे मैंने आपको कहा था कि केरल में 1 जून को प्रवेश करता है। जैसे कि इस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। तो पंजाब में। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तटित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? नॉर्वेस्टर। भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है तो अक्टूबर नवंबर में। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ, इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं दोस्तों। भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। दोस्तों मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल है। तो जो बे ऑफ बंगाल का जो ब्रांच है जिसे बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं मानसून की, तो वो जो गारो खासी जयंतिया हिल्स है वो उसके दिशा में एक अवरोध पैदा करती है जिसके कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है तो माउंसीराम जो मेघालय में है। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा? तो मेघालय तथा राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जो अरावली रेंजेस है वो मानसून जो पवन की जो दिशा होती है उसके समानांतर होती है, तो कोई अवरोध पैदा नहीं करती है, तो इसी कारण वहाँ पर बारिश नहीं होती है। माउंसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। दिल्ली में अधिक वर्षा तापांतर का क्या कारण है? तो समुद्र से अधिक दूरी। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो लेह में।
यदि भारत के में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो अधिकतम तापमान और अधिकतम वर्षा। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, क्या है? वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। निरंतरता नहीं है दोस्तों, होती है दोस्तों। जो मानसून वर्षा होती है दोस्तों, उसमें बीच में एक सूखे का भी समय पड़ता है। जब वो समय अगस्त का होता है, अगस्त सितंबर का समय होता है, तो मानसून की वर्षा में भारत में बीच में एक ब्रेक पड़ता है, इसे मानसून ब्रेक बोलते हैं। तो उसकी निरंतरता नहीं होती, तो वर्षा से होने वाले दिनों की निरंतरता नहीं है इसमें, तो विशेषता नहीं है। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहता है क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियों उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। भारत में वर्षा का औसत है क्या है? 118 सेंटीमीटर। मानसून जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभों से। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभ से। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। आम्र वर्षा क्या है? मैंगो शावर क्या है? बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझे जाते हैं क्योंकि इनमें से सभी कारण है इसका दोस्तों। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, तो इनमें सभी है। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है कौन सा? कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। नीचे स्थानों में दिए गए युग्म हैं दोस्तों, उनमें से एक ऐसा युग्म है जिससे दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित पर भी उनकी वार्षिक वर्षा कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, तो अजमेर और शिलांग। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान तथा निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। दोस्तों हिंद महासागर में उस समय पे उच्च दाब रहता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप पे उच्च तापमान होने के कारण वहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो हमें पता है कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, तो दक्षिणी पश्चिम मानसून को इफेक्ट करती है। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुख्य घटक उत्तरदायी है? तो चारों घटक उत्तरदायी, यानी अवस्थिति, उष्मीय विपर्यास, उपरितन वायु परिसंचरण और हिमालय पर्वत श्रृंखला, चारों जिम्मेदार है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो चेन्नई में। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मावनसिन राम में होने का क्या कारण है? पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। दक्षिण पश्चिमी मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो लगभग 75%। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है तो उत्तर पूर्वी मानसून से। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म है, क्यों रहती है? जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है, तो चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो कोरमंडल तट पर। अक्टूबर गर्मी यानी अक्टूबर हीट का प्रमुख कारण क्या है? तो उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तमिलनाडु। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो तमिलनाडु। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह। दोस्तों हम लोग भारत के वन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ करेंगे। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? 33%। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1988 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? नागपुर में। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता कौन है? तो KM मुंशी। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किया था? 2 वर्ष। वन रोपण की प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। भारत में कुल वन एवं वन वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है? तो 24.62%। देश के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो 21.71%।
पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के मुख्य संसाधन कौन सा है? तो वन। और दोस्तों ये सारे जो डाटा है वो भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार लिए गए हैं। तो उनके मुख्य बिंदु क्या है? 2019 के सर्वेक्षण की तुलना में इस वर्ष भारत का वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर मापा गया है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है, जो वर्ष 2019 के कुल 21.67 से कुछ अधिक है। जबकि इसमें यदि वृक्षों का आवरण को भी जोड़ दिया जाए तो कुल क्षेत्रफल 8,09,537, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है वृक्षों और वनों दोनों को जोड़ के। या फिर इसे आप प्रतिशत में देख सकते हैं 24.62%। तो केवल वृक्षों का आवरण है 95,748 वर्ग किलोमीटर, अर्थात देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91%। अगर वृक्षों का जोड़ा जाए तो वृक्षों और वनों दोनों को जोड़ा जाए तो 24.62% और 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाला राज्यों में शीर्ष 5 राज्य इस प्रकार है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर जिसने 2.22% की वृद्धि दर्ज की है। तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर जिसने 3.07%। ओडिशा 537 वर्ग किलोमीटर जिसने 1.04%। कर्नाटका 155 वर्ग किलोमीटर और झारखंड 110 वर्ग किलोमीटर। कुछ भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। मिजोरम में 84.53% वन आवरण है। अरुणाचल प्रदेश में 79.33% वन आवरण है। मेघालय में 76% वन आवरण है। मणिपुर में 74.34% वन आवरण है और नागालैंड में 73.90% वन आवरण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। गरान वनों यानी मैंग्रोव कवर में वृद्धि के मामले में शीर्ष 3 राज्य क्रमशः ओडिशा है 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 4 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक 3 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसमें हमने देखा था। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर आंध्र प्रदेश में। तो डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? पंजाब। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है तो संपूर्ण भूमि का 33%। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो मिजोरम है। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की थी? 1952 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है कहाँ? पूर्वी दक्कन में। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो 1986 में। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्यता जाती है तो सागौन। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? वह है अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। भारत के किन निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। तो उष्ण कटिबंधीय सदाहरित जो वन होता है वो शिलांग में होता है। मानसून वन जो होता है वो शिवालिक रेंज में होता है। संतुलित वन होता है वो नीलगिरी में होता है और मैंग्रोव वन होता है पश्चिम बंगाल। तो सी ऑप्शन सही है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है तो सुंदरवन में। अब हम दोस्तों भारत के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाया जाता है? तो उष्णार्ध पतझड़ वन। देश के उन भागों में जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री के आसपास, वर्ष भर आर्द्रता 70% रहती है, किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो उष्णार्ध सदाबहार वन। देश के 100 से 200 मीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो उष्णार्ध पतझड़ वन। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो मरुस्थलीय वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों में। साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है? जैव विविधता तथा सदाबहार वन का संरक्षण। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। शांत घाटी अवस्थित है केरल में। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस प्रकार की विविधता का क्या कारण है? तो पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना। निम्नलिखित को सुमेलित करना है दोस्तों। तो सागौन की जो लकड़ी होती है वो हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है। देवदार जो वृक्ष होता है वो हिमालय की तराई में मिलता है। सुंदरी वृक्ष जो होता है
वो सुंदरवन में मिलते हैं, और सिनकोना विश्व जो होता है वो मध्य प्रदेश में मध्य भारत में मिलता है। तो इसके अनुसार इसका आंसर सी होगा। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में वन के प्रकार दिए हैं, सूची 2 में प्रदेश दिए गए हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन होता है वो तराई इलाकों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होता है वो मध्य गंगा मैदान में मिलता है। अल्पाइन वन होता है वो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होता है वो सह्याद्री रेंजेस में मिलते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? सदाहरित, जो हमेशा हरे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते कहाँ? प्रायद्वीपीय पठार पे। अब सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में वार्षिक वर्षा के रेंज दिए हैं, सूची 2 में वनों के प्रकार आपको निकालना है उससे। तो 100 से 200 सेंटीमीटर की जहाँ वार्षिक वर्षा होती है उसमें उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होता है। 50 से 100 सेंटीमीटर की जो वर्षा जहाँ होती है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन होते हैं। 50 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है वो मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय वन होते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वो उष्ण आर्द्र सदाबहार वन होता है। यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा होती है यहाँ पर आपको 200 याद रखना, सदाबहार वन होती है वो। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के उपयोग को अधिक आसान बनाता है? तो अधिक मुलायम लकड़ी और समरूपता। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर। निम्नलिखित में कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? कर्नाटक। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? सुंदरी। भारत में चंदन की लकड़ी के प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो उत्तर का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः है 93% एवं 7%। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ वन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदु पत्ते का प्रमुख उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वह कौन सा है? तो मैंग्रोव वन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? सुंदरवन के नाम से। निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किस पर मैंग्रोव वन पाया जाता है? तो स्वर्णरेखा, कृष्णा तथा गंगा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। उपयुक्त राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? तो उसमें अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह का अपडेट आपके साथ साझा करता रहूँ। दोस्तों आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होती है ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस को मैं बनाने के लिए प्रेरित होता रहूँ। दोस्तों इस तरह के वीडियो जो होते हैं विभिन्न एग्जामों जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और स्टेट PCS में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।